ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। आज इस कार्यक्रम सभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। नमस्कार। सफल, स्वस्थ और सुमधुर जीवन का पहला और अंतिम मंत्र है सकारात्मक सोच। ये ऐसा मंत्र है जिससे न केवल व्यक्ति और समाज की बल्कि समग्र विश्व की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। हम जिस समय जैसा सोच लेते हैं, कम से कम कुछ देर के लिए हमारी जिंदगी उसी के अनुसार बन जाती है। यदि हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा लगने लगता है, और यदि बुरा सोचते हैं तो बुरा लगने लगता है। तो आज से आप सकारात्मक सोच को जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाकर जिंदगी को जीने की कोशिश करिए। कोरोना संक्रमण के इस काल में सकारात्मक रहना बेहद जरूरी है। सकारात्मक बने रहिए, कोविड नियमों का पालन करते रहिए और अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाते रहिए। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी। डॉक्टर गीता, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर गीता के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर गीता, प्रधानमंत्री, भारत सरकार और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के दो ही विकल्प हैं, एक कोविड नियमों का पालन करना और दूसरा कोविड टीकाकरण। इस पर एक शोध आया है टीकाकरण को लेकर। एम्स नई दिल्ली में एक अध्ययन हुआ है, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि 19% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन नकली है या फिर खराब है। 30% लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस समय जब पूरी दुनिया कोविड संकट से जूझ रही है, तमाम देश टीकाकरण की गति को रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में लोगों की इस मानसिकता से कैसे निकला जाए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, तीसरी लहर के प्रभाव को खत्म किया जाए? देखिए, एक ही उपाय है से निकलने का। जी, एक ही उपाय है इससे निकलने का, और वो है लोगों का एजुकेशन। जब तक लोगों में एजुकेशन और जागरूकता नहीं आएगी कि ये जो है वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन ही इस बीमारी की दवा है। इस बीमारी में और कोई दवा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही है और मास्क है, ये दो चीजें हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन 100% फुल प्रूफ नहीं है, वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन 78% 92% है। फिर भी आप किस 78% पे आते हैं कि 92% में आते हैं, आप डेफिनेटली 100% प्रोटेक्टेड तो नहीं हो। तो इसीलिए वैक्सीनेशन के बावजूद आपको मास्क डालना तो बहुत जरूरी है। लेकिन ये नोट किया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें जो बीमारी है वो माइल्ड है, वो हल्की बीमारी है, डेथ नहीं हो रही है और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही। मतलब जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनकी बीमारी हल्की फुल्की हो रही है, अगर होती भी है, और मौत के चांसेस नहीं है और सीवियर बीमारी नहीं होती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन ही एक चीज है जिससे एक आदमी से दूसरे आदमी की ट्रांसमिशन, जो इस वायरस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये वायरस बहुत कंटेजियस है, एक आदमी से दूसरे आदमी में बड़ी तेजी से फैलता है। तो वैक्सीनेशन जब हो जाएगा पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा का, ये ट्रांसमिशन रोकी जा सकती है। डॉक्टर गीता, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को टीकाकरण के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है, मीडिया संस्थानों की तरफ से, सरकार अपने तरफ से, साथ ही साथ राज्य सरकारें भी तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि कोविड से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन बहुत सारे लोग जो शिक्षित हैं उनमें भी इस तरह की मानसिकता है,
और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी सोचते हैं कि टीका लगाते ही कहीं हमारी मौत तो नहीं हो जाएगी, हमारा जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा, या कई तरह की बीमारियों से तो मैं ग्रस्त नहीं हो जाऊंगा। तमाम कोशिशों के बाद भी जब इस तरह की सोच बनी हुई है तो कैसे इसको दूर किया जाए? आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने डे टू डे लाइफ में अस्पताल में क्या इस तरह का अनुभव हुआ है? बहुत अनुभव हुआ है। जितने लोग वैक्सीनेशन कराने आते हैं, जैसे अस्पताल में अगर मैं ओपीडी में बैठे हूँ, जैसे डिस्पेंसरी में जाती हूँ, तो वो पूछने आते हैं मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, मैं वैक्सीनेशन लगा सकता हूँ, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मैं वैक्सीनेशन लगा सकता हूँ। मैं इनफैक्ट इन लोगों को, डायबिटीज, थायराइड के मरीजों को, इनको ज्यादा जरूरत है वैक्सीनेशन की, क्योंकि इन्हीं में बीमारी सीवियर हो सकती है, तो उन्हें ज्यादा जरूरत है। मैं फिर से ये एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि सिर्फ जो नई वैक्सीनेशन लगाना है जिनको एलर्जी है टू द components of the vaccine, to the protein constituents of the vaccine, not कि जिनको खांसी जुकाम एलर्जी रहती है उनको नहीं, जिनको यूजुअल एलर्जीज हैं वो अस्पताल में जाके ही लगाएं, लेकिन और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। अब तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी सरकार ने कहा है वैक्सीनेशन की जा सकती है, और बच्चों की वैक्सीनेशन पे भी रिसर्च कर रहे हैं, और जल्द ही बच्चों की भी इम्यूनाइजेशन शुरू हो जाएगी। जी, बच्चों की बात की डॉक्टर गीता, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत सर्कुलेट हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक पिलानी जरूरी है। क्या है इसकी सच्चाई? देखिए, इसमें कोई इस्टेब्लिश्ड रिसर्च नहीं है जी। ये दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, और कोई ऐसा डेफिनेट नहीं है कि विटामिन ए की खुराक देने से कोविड बचेगा। सो ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है, ये हाइपोथेसिस हैं। कई चीजें अभी स्टडी में आती हैं लेकिन दे आर नॉट डेफिनेट। सो आई विल नॉट एडवाइज दैट, बिकॉज विटामिन ए ऐसा विटामिन है जो शरीर में एक्यूमुलेट हो सकता है। सो आई विल नॉट एडवाइज। बच्चों की ही बात को अगर आगे बढ़ाएं डॉक्टर गीता, तो कई राज्यों में स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें या न भेजें। उनको लगता है कि अगर बच्चों को स्कूल भेजा जाए तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो कोरोना संक्रमण से बचे रहें। देखिए, इसमें तो यही है, 3 चीजें हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स: मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन। तो बच्चों में कितने हद तक ये किया जा सकता है? मेरे ख्याल से यही किया जाएगा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जैसे क्लासरूम को शिफ्ट्स में ऑपरेट कर देंगे कि कुछ बच्चों को सुबह बुला लेंगे, कुछ बच्चों को शाम को बुला लेंगे, ताकि डिस्टेंस पे बच्चे बैठें। बाकी मास्क डालना किस हद तक बच्चों में होगा ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे थर्ड वेव है या डेल्टा वेरिएंट है, इट मे बी मोर इन्फेक्शियस फॉर चिल्ड्रन। सो इसमें आगे देखना पड़ेगा कैसे होता है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक रिसर्च पब्लिश हुई है डॉक्टर गीता, और उसके अनुसार कोविड के बाद पहले 2 हफ्तों में दिल का दौरा और स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वैसे लोग जिनको कोविड हो चुका है, वो ठीक हो गए हैं, ठीक हुए उन्हें 15 से 20 दिन हुए हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें या फिर वो क्या कर सकते हैं जिससे वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बच सकते हैं? देखिए, ये जो है इसमें क्लॉटिंग प्रॉब्लम आ रही है वायरस से, जो कई पेशेंट्स में जिनको सीवियर डिजीज हुई है, डी डाइमर जिनका बहुत बड़ा हुआ है, तो उनमें निमोनिया और क्लॉटिंग नोटिस करी गई है। लंग्स में क्लॉट्स गए हैं, वेन्स में क्लॉटिंग होती है, फिर लंग्स में क्लॉट जाते हैं, ब्रेन में क्लॉट जाते हैं, हार्ट अटैक भी होते हैं। तो इसमें आप अपना जब आप छुट्टी हो जाती है, रिकवर करते हैं, तो आप अपनी एक्टिविटी
धीरे धीरे ही बढ़ाइए, अचानक मत बढ़ाइए। और अपना डी डाइमर अगर बढ़ा हुआ था एडमिशन में तो उसको बाद में मॉनिटर करें। तो जितनी देर डी डाइमर बड़ा होता है 1 महीने या 2 महीने के लिए ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, तो आप वो ब्लड थिनर्स को कंटिन्यू करिए फॉर 4 to 8 वीक्स, जब तक आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। उनको डिसकंटिन्यू मत करिए। और हैवी एक्टिविटी जैसे जिम है या फास्ट वॉक है, ये मत करिए। अपने शरीर को ग्रेजुअली वॉक या एक्सरसाइज धीरे धीरे ही बढ़ाइए। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। दिल्ली के मोदी नगर से दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने 10 जून को वैक्सीन दी थी, कोविशील्ड जी। तो क्या दूसरी वैक्सीन लेने के लिए मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या बेस पे मैं जाकर लगवा सकता हूँ? ये कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की पहली डोज ले चुके हैं, अब ये जानना चाहते हैं कि दूसरी डोज के लिए क्या इन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है या सीधा टीकाकरण केंद्र पर जाने से इनको दूसरी डोज लग जाएगी? इनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इनके पास मैसेज आया होगा फर्स्ट डोज जब वैक्सीनेट हो जाती है, तो इनके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पे मैसेज आ जाता है। तो ये वो आफ्टर 12 वीक्स ऑफ कोविशील्ड 12 हफ्ते के बाद वो मैसेज के साथ जा सकते हैं। तो वहीं पे इनका वो मोबाइल नंबर देख के इनको सेकेंड डोज लग जाएगी। रामनगर से दीपक रस्तोगी जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। मैं दीपक रस्तोगी बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश रामपुर। हेलो जी दीपक जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, मैंने अभी सोमवार वाले दिन वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड सर जी। ठीक है। तो मुझे उसके बाद से मतलब 8 घंटे बाद तो कुछ नहीं हुआ जी। 8 घंटे बाद रात में 8 बजे के बाद में मतलब पूरे शरीर में मेरे दर्द और हाथ पैरों में हड़कन थी, बुखार टाइप जी। और सर मैं वेट नहीं फील कर रहा था जी बहुत ज्यादा, और अभी तक वेट नहीं फील कर रहा हूँ मैं। मतलब कमजोरी से पहले ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर टूट रहा है। जी जी। डॉक्टर गीता, इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, साथ ही साथ हाथ पैरों में शरीर में दर्द भी हो रहा है। कितने दिन हो गए इनको वैक्सीन लगाए? 8 घंटे के बाद की ये प्रक्रिया बता रहे हैं, वैक्सीन लगने के 8 घंटे बाद। और कितने दिन हो गए हैं वैक्सीनेशन हुए? 12 बजे ही इन्होंने वैक्सीन लगवाई है आज जी। अच्छा, तो देखिए 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे तक आपको थोड़ा बहुत बॉडी एक हो सकती है, हल्का फुल्का बुखार आ सकता है। आप इसके लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, और जहां पे इंजेक्शन लगा है वहां पे हल्की दर्द हो सकती है। ये सिम्टम्स हो सकते हैं। आप पैरासीटामोल ले लीजिए। आप दिन में 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल दिन में 4 से 6 घंटे के अंतर पे ले सकते हैं, और इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके ये सिम्टम्स 24 से 48 घंटे के अंदर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर गीता, कि इससे पहले हम अगले कॉलर पर चलें, बहुत सारे लोगों को एक ये भी मिथ है या बात सच है, आप इसको स्पष्ट करेंगी। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। उनके जहन में ये सोच है कि मुझे नकली वैक्सीन लग गई, इसलिए मुझे न हाथ पैर में दर्द हुआ न बुखार हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत वेरिएबल है। कईयों को सिर्फ जहां वैक्सीन लगी है वहां पे हल्की सी दर्द होती है, थोड़ी सी आर्म में बाजू में स्टिफनेस होती है, कईयों को थोड़े जोड़ों में दर्द होती है, कईयों को बुखार होता है, कईयों को कोई सिम्टम नहीं होता है बिल्कुल भी। सो इट इज वेरी वेरिएबल। सो आप इसमें ऐसा सोचने वाली बात नहीं, ये हर इंसान का इम्यूनिटी और रिस्पॉन्स टू द वैक्सीनेशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नकली वैक्सीन लगी गई है, इट इज वेरी वेरिएबल। जी बिल्कुल। हरियाणा के सिरसा से फातू राम जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम जी, मेरा एक प्रश्न है जी।
जैसे टीके लग रहे हैं जी, तो मैम जी मेरा बिल्कुल भी नहीं करा टीका लगवाने का, बिल्कुल भी। क्यों आप टीका नहीं लगवाना चाहते हैं? मैम जी मेरा मन कहता है कि नहीं लगवाना टीका, क्या करूँ? जी डॉक्टर गीता, ये भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इस बीमारी का इलाज, आप ये समझिए, इस बीमारी का और कोई इलाज नहीं है सिवाय वैक्सीनेशन के, क्योंकि आप वैक्सीनेशन से आपको जो बीमारी है अगर होगी तो बहुत हल्की होगी और आपको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाएगी ये बीमारी और डेथ के चांसेस नहीं है। तो आप और आपसे दूसरे मेंबर्स को ट्रांसमिट होने के चांसेस भी कम होंगे। तो आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, ये ही एकमात्र इस बीमारी का इलाज है जो एक से दूसरे को फैलने में रोक सकता है और सख्त बीमारी होने में रोक सकता है। कई बार हम बहुत सारी चीजों को नहीं करना चाहते हैं, हमारा मन नहीं होता है, या फिर कई बार हम आलस के कारण भी उन चीजों को करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन इस समय बहुत जरूरी है देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कि आप आगे आएं और कोविड टीका जरूर लगाएं। रीवा मध्य प्रदेश से वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, मेरे को ये मैं पूछ रहा हूँ कि जब कोरोना की पहली लहर मार्च 2020 में आई जी, और दूसरी लहर अप्रैल 2021 में आई जी, तो तीसरी लहर के लिए कैसे ये माना जा रहा है कि अगस्त और सितंबर के बीच में तीसरी लहर आ जाएगी? जी डॉक्टर गीता। हेलो जी डॉक्टर गीता, ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की पहली लहर मार्च 2020 में आई थी, दूसरी लहर अप्रैल 2021 में आई। जब पहली और दूसरी लहर के बीच लगभग 1 साल का फासला था, तो तीसरी लहर के बारे में कैसे कहा जा रहा है कि ये अगस्त में ही आ जाएगी? देखिए, एक तो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस हैं वो थोड़े से आ रहे हैं और वो जो है बहुत कंटेजियस है। मेन प्रॉब्लम विद डेल्टा वेरिएंट जो है कि वो एक से दूसरे आदमी में बहुत तेजी से फैलता है और इसके लक्षण बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे ही हैं। ये उसका एक वेरिएंट है, तो क्योंकि उसके केसेस आ रहे हैं और वो जल्दी से फैलता है, इसलिए हो सकता है कि ये जो तीसरी लहर है वो जल्दी आ जाए। फरीदाबाद हरियाणा से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आकाशवाणी। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर सिस्टर गीता जी से ये पूछूंगा जी। अभी ए विटामिन का जिक्र कर रहे थे जी, तो उसमें डी डायमंड की बात की इन्होंने जी, और एक्सरसाइज की बात की जी। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो डी डायमंड क्या होता है ये बताएं जी। एक जो एक्सरसाइज में बताया लाइट एक्सरसाइज बोली है जी, वो लेयर वॉक हो जाए तो कैसा रहेगा? जी डॉक्टर गीता ये जानना चाहते हैं डी डीमर टेस्ट क्या होता है? क्या होता है? डी डीमर की आपने बात की कि जिन व्यक्तियों का डी डीमर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनको इस पर नजर रखने की जरूरत है। डी डायमर जो है वो एक मार्कर है जो इंडिकेट करता है कि क्लॉटिंग हो रही है। जब क्लॉटिंग होती है तो ये बढ़ जाता है। सो इट इज अ मार्कर ऑफ क्लॉटिंग इन द बॉडी। जी बिल्कुल। दूसरा प्रश्न इनका ये था कि आपने बताया कि हल्के व्यायाम करना चाहिए जो कोविड से लोग रिकवर कर रहे हैं। इनका पूछना है कि अगर कोई व्यक्ति जिम जाना चाहता है तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं जिम के लिए एडवाइस नहीं करूंगी क्योंकि जिम में एक्सरसाइज थोड़ी सी ज्यादा होती है अगर आप कोविड से रिकवर किए हो, और वहां पे और भी लोग आते हैं तो मास्क डालना मुश्किल होता है जिम में, और एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग,
ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आप कोशिश करिए आप खुले में ही थोड़ा वॉक करिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी जितना आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती या कोई और डिस्कम्फर्ट नहीं होती, आपकी बॉडी खुद बताएगी आपको कि आप कंफर्टेबल हैं, तो थोड़ा बहुत वॉक करिए और ग्रेजुअली बढ़ाइए। लोनी दिल्ली से यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। मैम को भी नमस्कार जी। जी मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहा हूँ, लोनी के पास जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हम पहली डोज लेने के बाद कितना सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, इसको ये बता जी। और बच्चों को अगर कोरोना हो जाता है तो हमें थोड़ी कैसे जानकारी लगे कि इनको कोरोना हो गया। जी डॉक्टर गीता। हाँ जी। इनका सवाल यह है कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कितना सुरक्षित हो जाता है व्यक्ति। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद सुरक्षित नहीं होता है। वैक्सीन की पहली डोज इज अ प्राइमर, वो सेल्स को प्राइम करती है और मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करती है। जब दूसरी डोज लगती है उसके बाद ही एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है एंड दूसरी डोज के भी 2 वीक्स के बाद। सो आप एक डोज से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, दूसरी डोज के 15 दिन के बाद ही एंटीबॉडीज फॉर्म होती है। इनका दूसरा सवाल यह है कि अगर छोटे बच्चों को कोरोना हो जाए तो फिर क्या करना सही रहेगा। जो छोटे बच्चे और एडल्ट द सिम्टम्स आर द सेम, वही सिम्टम्स हैं। और आपको अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है बच्चे को, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है कि सैचुरेशन तो नहीं फॉल हो रही बिलो 94, और उसको बच्चे को आइसोलेट करके रखना है अलग, और बस यही सेम है, और मास्क डाल के रखना है उसको भी और बाकियों को भी घर में। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा थी, तीसरी लहर आने की संभावना है जी, उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने होंगे, आप समझा कर बताइए। जी डॉक्टर गीता, तीसरी लहर से बचने के लिए क्या किया जाए। देखिए, तीसरी लहर से बचने के लिए आप मास्क डालिए और वैक्सीनेट कराइए अपने आप को। वैक्सीनेशन होने से इन्फेक्शन एक से दूसरे को नहीं फैलेगी, और अब मास्क डालने से ये जो वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट के कारण हो सकता है तीसरी लहर आए, तो वो एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलेगी। तो वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये चारों चीजें का उपयोग करिए ताकि आप तीसरी लहर से सब बचे रह सकें। लखनऊ से मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आपको नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल ये है, कोविशील्ड की मैंने 5 दिन पहले पहली डोज लगवाई सर। मुझे बुखार आ रहा है, हाथ पैरों में बेचैनी बहुत है सर मेरे। सर उसके लिए मुझे क्या चीज लेनी पड़ेगी जिससे एलर्जी आए। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि अब मैं दूसरी डोज, दोनों डोज मेरी कंप्लीट होने के बाद कोविशील्ड की, सुनाई नहीं दे रहा लेयर सर। जी अपना सवाल पूछिए। अब ये तीसरी चौथी लहर आएगी सर, उसके लिए भी क्या हमें फिर से वैक्सीन लेनी पड़ेगी सर, ये तीसरी चौथी लहर जो आएगी। ठीक है मनोज जी। जी डॉक्टर गीता, सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि 5 दिन पहले इन्होंने कोविशील्ड की पहली डोज ली है, उसके बाद इनको शरीर में दर्द, बेचैनी महसूस हो रही है और बहुत ज्यादा ये कमजोर अपने आप को फील कर रहे हैं। शरीर में ऊर्जा का संचार हो, ताकत मिले, इसके लिए ये क्या करें। देखिए, सिम्टम्स धीरे धीरे, मैंने जैसे बोला 24 घंटे से 48 घंटे रहते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। आप चिंता मत करिए, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रखिए और ग्रेजुअली बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। कुछ इसके लिए खास करने की जरूरत नहीं है। इनका दूसरा सवाल था कि दोनों डोज लेने के बाद अगर तीसरी लहर आती है या चौथी लहर आती है तो क्या इन्हें दोबारा कोविड टीका लेना पड़ेगा। अभी तक इस पे कोई कंसेंसस, WHO कह रहा है कि ने कुछ बूस्टर डोज या थर्ड डोज के बारे में कुछ कहा नहीं है। अभी इस बूस्टर डोज के बारे में कुछ डिसीजन या कुछ कहा नहीं गया है। नोबडी नोज की बूस्टर डोज कब लगानी है और कितनी देर के बाद लगानी है। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार आनंद जी। डॉक्टर गीता नमस्कार।
मैं 2 सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब कि हमारे ब्रदर और हमारी मदर को वैक्सीन लगी थी, तो ना तो उनको कोई कागज मिला ना कोई मैसेज आया। और ये दूसरा ये पूछूंगा कि जैसे ये हम धार्मिक स्थलों में हम जाते हैं, वहाँ बेघर लोग होते हैं जो मंदिरों के बाहर मिलते हैं, तो उन लोगों का वैक्सीनेशन करने का सरकार की तरफ से क्या प्रोग्राम है? इसके ऊपर कोई हमें सही सटीक जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लोग भी बिना वैक्सीन के घूम रहे हैं और वो इन्फेक्शन फैलाने में ज्यादा असर दिखा सकते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर गीता। हाँ जी, आप इनका सवाल बताएंगे? हाँ, ये जानना चाहते हैं कि इनके भाई और इनकी माताजी ने कोविड टीकाकरण का पहला डोज लिया है, लेकिन इनके पास न तो कोई मोबाइल पर मैसेज आया है और न ही कोई प्रमाण पत्र मिला है। अब इनके मन में संदेह है कि टीका असली लगा है या फिर नकली लगा है। नहीं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है जिससे उन्होंने रजिस्ट्री की है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है, उस पर जरूर मैसेज आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और इनका दूसरा सवाल ये है, बिल्कुल हाँ, जिसका भी रजिस्टर्ड मोबाइल है, नंबर है जिसपे कोविन ऐप पे रजिस्टर किया गया है, उनके मोबाइल पे हमेशा मैसेज आ रहा है। इनका दूसरा सवाल ये है कि धार्मिक स्थलों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, न तो आधार कार्ड होता है, न पैन कार्ड होता है। ऐसे में वो लोग कोविड टीका कैसे ले? क्या उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था कर रही है? देखिए, अभी तो ऐसा है कि आपको आधार कार्ड जरूरी है, क्योंकि उसी के लिंक से आप की रजिस्ट्रेशन जो होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपको आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। तो अभी फिलहाल आधार कार्ड जरूरी है वैक्सीनेशन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार इस विषय पर जरूर सोच विचार कर रही होगी और निकट भविष्य में इस पर निर्णय भी लेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से देवी चरण जी जुड़ गए हैं। देवी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। मैंने 12 तारीख को पहली डोज ली थी जी। उसके 16 तारीख को मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कारण, और दूसरा कारण ये है कि अब मेरे को 11 दिन से लगभग दांत में रात को सोते समय दर्द होता है जी। तो इसका कारण जानना चाहता हूँ, ये क्यों होता है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। जी डॉक्टर गीता। देखिए, ऐसा है, जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है, ये भी हो सकता है। तो आप एक ईसीजी करा लीजिए और विशेषज्ञ को दिखा लीजिए। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो हो सकता है दिल की बीमारी हो सकती है, तो आपका ईसीजी या एक्सरे होगा और आप विशेषज्ञ को दिखा लीजिए। जरूरी नहीं है ये कि वैक्सीनेशन की वजह से, अनलाइकली है उसकी वजह से हो रहा है। दांत में दर्द का क्या कोविड टीका से कोई संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं है। जी, तो बहुत सारे लोगों के जहन में अब भी सवाल हैं डॉक्टर गीता टीकाकरण को लेकर, और बहुत सारे शिक्षित लोग भी हैं जिनको कोविड हो चुका है और सरकार की गाइडलाइंस है कि 3 महीने के बाद उनको टीका लगवाना चाहिए। वो भी कहते हैं कि एक बार कोविड हो गया, अब मुझे नहीं हो सकता, टीका लगाने की क्या जरूरत है? बहुत संक्षेप में, समय 40 सेकेंड बच रहा है। देखिए, कोविड हो जाता है तो आपको 8 से 12 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, क्योंकि जो नेचुरल इन्फेक्शन है उससे एंटीबॉडीज शरीर में पैदा होती हैं। ये एंटीबॉडीज कितनी देर रहेंगी किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट 8 से 12 हफ्ते तक रहेंगी। तो आप उसके बाद विदिन 12 वीक्स आप वैक्सीनेशन करा लीजिए। कार्यक्रम में अब समय नहीं है। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर गीता बता रही हैं कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथ और मुंह को साफ करते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।